मंगलवार की सुबह सब तरफ संकेत मंगल ही मंगल के। जी हां, अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी हुई है और डाउ फ्यूचर्स भी मजबूती के साथ और एसजीएक्स निफ्टी सेंचुरी मारने के मूड में। और कल 1000 पॉइंट बढ़ने के बाद बैंक निफ्टी अलग ही दुनिया में जाने की कोशिश करता हुआ दिखा। तो एक दमदार शुरुआत और आज मिलेगी, उसके बाद क्या नतीजों के लिहाज से कैसा रहेगा एक्शन और कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, यह है आज का खास चर्चा का विषय। तो आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, आज के बड़े ट्रिगर के लिए कोई कंफ्यूजन है सर, या फिर जो जिसका इंतजार था इस पूरे साल का वो फाइनली वो ट्रिगर आता हुआ दिख गया है? बिल्कुल, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुरुष के चयन के लिए आज वोटिंग होने जा रही है अमेरिका में आज रात। हमारे यहाँ आज रात और अमेरिका में आज यहाँ पर प्रेसिडेंट चुनाव होने की तैयारी में है। उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इससे ठीक पहले अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी दिखी। हालांकि भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स 350 पॉइंट ऊपर जरूर थे, लेकिन उसके बावजूद उससे कहीं बेहतर तेजी होती हुई दिखी। और उसके साथ साथ डाउ फ्यूचर्स भी अभी भी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये दमदार ट्रिगर्स है। निफ्टी की 2 कंपनियां अदानी पोर्ट और सन फार्मा के आज नतीजे आएंगे, वहीं वायदा कारोबार की 4 कंपनियों के नतीजे हैं। इस बीच 2 छोटी कंपनियों के लिए अच्छी खबर, आरसीएफ और एमएमटीसी को सरकार से मिले हैं बड़े ऑर्डर। तो ये तमाम स्टॉक्स और ये तमाम ट्रिगर्स हैं आज के लिए, आपके लिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो आज के सबसे बड़े ट्रिगर की बात करते हैं। हालांकि कल भारतीय बाजारों में भी मजबूत एक्शन था, उस पर भी आपसे चर्चा चाहेंगे सर। पर जो आज का अहम ट्रिगर है, इस साल का आप कह सकते हैं एक तरह से अहम ट्रिगर है, अगर कोरोना नहीं आया होता बीच में, तो अमेरिकी चुनाव। हमने देखा पिछले हफ्ते बाजार अच्छे करेक्शन के बाद अब थोड़े पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। किस तरह से समझना चाहिए मार्केट सेटअप चुनाव से पहले? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं दीप कि चुनाव से पहले और चुनाव के वक्त और चुनाव के ठीक बाद बाजार काफी वॉलेटाइल रहेंगे। और आमतौर पर हम वॉलेटिलिटी का मतलब इस बात से निकालते हैं कि कमजोरी या गिरना, ऐसा नहीं है। वॉलेटिलिटी का मतलब दोनों ही तरफ है, तेजी भी जरूरत से ज्यादा होना और कमजोरी भी जरूरत से ज्यादा होना, या कभी तेजी कभी कमजोरी, और ये चलेगा। नो डाउट इतने दिनों तक गिरने के बाद अमेरिकी बाजार कल काफी मजबूती के साथ बंद हुए। और मजबूती के साथ बंद होने की बड़ी वजह ये नहीं थी कि ट्रंप साहब जीत रहे हैं, बड़ी वजह ये थी कि जिस तरह की लीड जो बाइडेन लेकर चल रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि वो आसानी से जीत जाएंगे। और अगर आसानी से जीतेंगे तो शायद कानूनी पचड़े में ये चुनाव पड़ता हुआ न दिखे और अमेरिका को नया प्रेसिडेंट जल्दी से मिल जाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि वहां पर न सिर्फ चुनाव को लेकर अनिश्चितता रहती है, बल्कि चुनाव के परिणाम कब, कैसे और बिना किसी वाद विवाद के आएंगे, इसको लेकर भी अनिश्चितता रहती है। और अगर वो अनिश्चितता दूर हो रही है तो वो भी अमेरिकी बाजारों को पसंद आता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये चीज ऐसी है कि जहां आमतौर पर लोग मानकर चल रहे हैं कि बाइडेन साहब के आने से बाजार पर खराब असर पड़ेगा या ट्रंप साहब के आने से अच्छा असर पड़ेगा, लेकिन दिक्कत वही है कि जो बाजारों को पता होता है बाजारों का उस पर रिएक्शन सीमित होता है, और जो नहीं पता होता है उस पर बाजार तेजी से रिएक्शन देते हैं। कल का एग्जाम्पल देख लीजिए, जो चीजें पता थी उस पर रिएक्शन कम आया, जो नहीं पता थी उस पर रिएक्शन कहीं जरूरत से ज्यादा आता हुआ दिखा है। तो मैं ये मानता हूं भले ही कल हम काफी तेजी के साथ बंद हुए अमेरिकी बाजारों में, लेकिन अगले कुछ सेशंस दीप अमेरिकी बाजारों में बड़े उतार चढ़ाव भरे रहेंगे। दिन के दौरान भी, ओपनिंग क्लोजिंग बेसिस पर भी, किसी भी दिन आप बड़े गैप से खुलते हुए देख सकते हैं, ऊपर या नीचे की तरफ वापस से रिवर्स होते हुए देख सकते हैं। क्लोजिंग कुछ होगी, ओपनिंग कुछ होगी। तो आज सुबह सुबह हम मंगलवार की सुबह अमेरिका में कल जो भरपूर तेजी हुई है और डाउ फ्यूचर्स जो अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, और कल जो हम निचले स्तरों से रिकवर हुए हैं उसे डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, कल की मजबूती को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन यही है कि आपको अब ग्लोबल संकेतों को 2 तरीके से देखना है। एक, आप अपने ट्रेडिंग सेशन के वक्त क्या ग्लोबल संकेत उसे देखें। ओवरनाइट संकेत को अंदाज लगाने की गलतफहमी और कोशिश न करें, क्योंकि ओवरनाइट आप जो सोचें उससे कहीं अलग किसी भी तरह की सिचुएशन हो सकती है, तेजी में भी और मंदी में भी। तो ठीक है, अपना ट्रेडिंग सेशन अपने हाथ में, और उस लिहाज से हम डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखते हुए डेफिनेटली तेजी के साथ रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इससे बढ़िया आप ग्लोबल संकेतों की उम्मीद कर नहीं सकते हैं। अमेरिका में चुनावों के दिन बहुत ही बेहतरीन, शानदार है दीप जी। चलिए, तो बड़े ट्रिगर से पहले एटलीस्ट बाजार की पोजीशनिंग अच्छी होती हुई दिख रही है। पर सर, अब ये कल का जो एक्शन है वो बताइए, क्योंकि कल हमने सुबह बात भी करी थी ग्लोबल वर्सेस लोकल, और हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स देखिए, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट से ज्यादा की रैली आई ऐसे दिन जब रिलायंस इतना बड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा हो। कैसे समझना चाहिए कल के बैंक एक्शन को, और क्या ये मोमेंटम और ऊपर जाते हुए दिखता है?
दो चीजें हैं दीप, एक पहला अंडर ओनरशिप, दूसरा अच्छे नतीजे, और तीसरा अगर इसमें जोड़ना चाहूं तो इंडेक्स मैनेजमेंट। इन तीन चीजों की वजह से जो कुछ भी कल का एक्शन आपको दिखा, वो अंडर ओनरशिप आप देखिए, जब पिछली बार निफ्टी 11,800 पर पहुंचा था, 11,794 पर पहुंचा था, या फिर यूं कहें कि आप एक तरह से देखिए 23 मार्च के बाद जो तेजी हुई है उसमें 12,025 का हाई निफ्टी ने बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी तो अभी भी 25,232 का जो हाई बनाकर बैठा था वहां तक पहुंचा ही नहीं है, कल उसके बेहद नजदीक पहुंचा। तो बैंक निफ्टी की जो लगातार अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी वो पहला कारण था, और अंडर ओनरशिप दूसरा कारण, वो पहला कारण जिसे आप कह सकते हैं। और दूसरा ये कि बैंक निफ्टी में लोगों की पोजीशंस कम थी तेजी की तरफ। उसके बाद अगर आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से और बाकी बैंक्स की तरफ से इतने दमदार रिजल्ट्स आते हैं तो वो डेफिनेटली री रेटिंग का एक कारण बनता है। और ये सिर्फ एक बैंक का नहीं, लगभग अब तक सारे बैंक्स ने बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए। और तीसरा ये कि जब फेस्टिव सीजन में डिमांड बेहतर होने के संकेत आ रहे हों तो फिर ऐसे में नेचुरली बैंकिंग शेयरों का बढ़ना लाजमी है। अब बड़ी बात ये नहीं कि बैंक्स बढ़े हैं, बड़ी बात यह कि एकदम से कल बढ़े वो सरप्राइजिंग था। अब ये तो है नहीं कि बैंक निफ्टी आपको नोटिस देगा कि भाई 3 घंटे का या 3 दिन का या 3 हफ्ते का कि मैं इस दिन से बढ़ना शुरू करूंगा, आप चाहें तो पहले से खरीद के रख लें, ये होगा नहीं। बाजार में कब अचानक से तेजी या मंदी होगी ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कल सबसे बढ़िया बात जो थी और जिसका कल हम बात भी करते हैं, इंडेक्स में अंडर ओनरशिप काफी हद तक एफआईज की भी थी, उसे हम विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। तो ये तमाम कारण थे जिस वजह से बैंक निफ्टी भागा है। और जो एक और बड़ा कारण जो इंडेक्स मैनेजमेंट, नेचुरली रिलायंस में जो गिरावट हुई वो भी अनएक्सपेक्टेड थी। इस तरह के मार्केट में कोई सोच नहीं सकता कि रिलायंस एक दिन में 10% निकल सकता है। नतीजे इतने बुरे नहीं थे कि स्टॉक 10% निकल जाए, लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम सब कोई आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाजार में कई तरह की खबरें चल रही है जिसने थोड़ा रिलायंस के लिए सेंटिमेंट पर असर डाला है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि रिलायंस के गिरने के बावजूद निफ्टी हरे निशान में बंद हो, 9% गिरने के बावजूद, और बैंक निफ्टी उसकी भरपाई करती हुई दिखे, तो ये बाजार की सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है कि बाजार में लीडरशिप है। नहीं तो अब तक लोगों को ये लगता था कि रिलायंस नहीं चलेगा तो निफ्टी कैसे चलेगा या कैसे मजबूत रहेगा। लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली अब भी आपको रिलायंस की जरूरत होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक रिलायंस अकेला बैंक निफ्टी के बराबर है, वो जरूरत तो आपको होगी, लेकिन फिर भी किसी बड़े दिन जब रिलायंस अपना इतना बड़ा फॉल जो हार्डली कभी होता है वो दिखाए, उस दिन बाजार बच जाए, तो ये अपने आप में बाजार की ताकत, स्ट्रेंथ, लीडरशिप चेंजिंग वाली जो चीजें हैं वो सब दिखाता है। तो ये मजबूत बाजार है इस लिहाज से अगर आप देखें तो कल का ट्रेडिंग सेशन डेफिनेटली ढेर सारे लेसन्स बताने वाला है कि कई बार आप जो सोचे उसके विपरीत हो, उसके बावजूद बाजार वैसा प्रदर्शन करे जो आपने सोचे। यानी कि आपने सोचा नहीं रिलायंस इतना गिर सकता है, गिर गया। आपने सोचा नहीं बैंक्स और बैंक निफ्टी इतना बढ़ सकता है, बढ़ गया। और डर ये था कि बाजार शायद इतना न चल पाए, और स्पेशली अब रिलायंस न चले, उसके विपरीत बाजार चला है। तो ये पूरा खेल ही अनिश्चितताओं का है, कब क्या होगा बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, काफी हद तक इस लिहाज से कि इतने खराब माहौल में भी रिलायंस के गिरने के बावजूद बाजार मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और बैंक्स ने जो लीडरशिप ली है, अब देखना पड़ेगा कि इससे बाजार और ऊपर जा सकते हैं या नहीं। सर, कल एक और बड़ी चीज हुई थी, और कल सुबह आपने हमारे डिस्कशन में हाईलाइट भी करी थी, एफआईआईज की पोजीशनिंग। आपने कहा था कि कभी भी हम देखते हैं तो 40-42% तक नहीं गिरती हुई दिखती है, कल उस लेवल पर थी और उसके बाद शानदार खरीदारी आई। तो वहां से क्या समझना चाहिए, फ्रेश संकेत एफआईआई की पोजीशनिंग के क्या बता रहे हैं? दीप, बहुत क्लियर कट संकेत है। और कल सुबह हम बात कर रहे थे, कल आपको याद हो तो सुबह मैं यही चीज कह रहा था कि मेरे लिए आज के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि एफआईआईज की बिकवाली नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है दीप। देखिए, एफआईआईज की बिकवाली ना हो आपके लिए, और एफआईआईज के नेट लॉन्ग 42% के नीचे आमतौर पर मैंने जाते हुए नहीं देखे, 40% के आसपास एफआईआईज के नेट लॉन्ग हो गए। तो कल आप देखिए, और मैं ये एफआईआईज के डेटा आपको अभी ही बता देना चाहता हूँ, एफआईआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन बढ़कर 47% आई है, 40 से 47%, एक दिन में 7%, और एकदम सही लेवल से। एक चीज और बता दूं, 47% भी एफआईआईज ओवरबॉट नहीं है, भले एक दिन में 7% पोजीशन बढ़ी हो। और ये जो पोजीशन बढ़ी है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से बढ़ी है। कल जो गजब की शॉर्ट कवरिंग एफआईआईज की तरफ से हुई है इंडेक्स में, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी तगड़ी शॉर्ट। कल फ्रेश लॉन्ग नहीं बनी है,
कल फ्रेश लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं बनी, इनफैक्ट लॉन्ग पोजीशन भी कम हुई है और शॉर्ट पोजीशन तो दबाकर कम हुई है। तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से कल एफआईज की 7% बढ़ी है और उसके बावजूद अभी एफआईज शॉर्ट है। कल फिर से आप देखिए 740 करोड़ की खरीदारी एफआईज ने कैश मार्केट में की है, 1226 करोड़ के इंडेक्स खरीदे हैं, 735 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे हैं। यानी कि सीरीज की शुरुआत में एफआईज को समझ में आ गया कि हमने गलती की है, हमने या तो ज्यादा शॉर्ट्स रोल ओवर कर दिए या लॉन्ग रोल ओवर्स नहीं किए और ये बाजार कभी भी घूम जाएगा, हल्का बाजार हो चुका है। तो बाजार के लिए सबसे खास बात यही होती है कि अगर वो हल्का है तो हल्की चीज के लिए ऊपर जाना आसान होता है, भारी चीज के लिए नीचे आना ज्यादा आसान होता है। तो बाजार हल्के, स्पेशली एफआईज ने, तो कल के सेशन में पूरी की पूरी एफआईज की तरफ से खरीदारी हुई है। थोड़ी बहुत बिकवाली की है घरेलू फंड ने 534 करोड़ की, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कल की तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई आप एक ढूंढना जाएंगे तो वो एफआईज की तगड़ी शॉर्ट कवरिंग। और कल के मूव आप देख सकते हैं, स्क्रीन देख सकते हैं, जिस तरह से बैंक निफ्टी भागा है, ये खरीदारी नहीं, शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है। इसमें शॉर्ट करने वालों ने ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है बैंक निफ्टी को भगाने में बजाय खरीदारी वाले का। तो बैंक निफ्टी में भी और निचले स्तरों से रिलायंस की कमजोरी के बावजूद निफ्टी भी 11650 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो ये पूरी की पूरी जो तेजी बनी है वो एफआईज की शॉर्ट कवरिंग की वजह से कल बनती हुई दिखी। और सबसे बढ़िया बात है कि 7% इंडेक्स में लॉन्ग उनके बढ़ने के बावजूद अभी भी एफआईज शॉर्ट है, अभी भी और बन सकते हैं। 55-60% तक तो कोई सोचने की बात ही नहीं, इतनी तो नेट लॉन्ग एफआईज को जाना ही जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब वही बात है कि वो आज ही और बढ़ा लेते हैं या एक दो दिन बाद चुनाव के नतीजों पर रुझान बनने के बाद बनाते हैं, वही देखने वाली बात है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अगले 4-5 दिनों में एफआईज की नेट लॉन्ग 60% तक आसानी से जानी चाहिए, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और जिस तरह से इस समय हम ग्लोबल बाजारों को देख रहे हैं, लगता है कि एक और इंटरेस्टिंग डे होगा भारतीय बाजारों के लिए। चलिए सर, फिर बताइए, ग्लोबल का क्यूज का सपोर्ट है, एफआईज का सपोर्ट है, बाकी संकेत क्या बता रहे हैं आज के लिए? ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज पॉजिटिव, डीआईज नेगेटिव, एफएनओ के संकेत कॉशियस से न्यूट्रल है, नहीं न्यूट्रल ही थे कल। सेंटिमेंट जरूर है दीप जो कॉशियस से पॉजिटिव होता हुआ दिखा है न्यूट्रल से, और ट्रेंड पॉजिटिव है। 11,550 11,600 आज के लिए सपोर्ट जोन है निफ्टी पर। इस रेंज में डेफिनेटली, वैसे तो आज आना नहीं है, लेकिन ये खरीदारी के लिए परफेक्ट जोन है। ऊपरी स्तर पर 11,775 11,850 वो रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। 11,750 के आसपास या इसके ऊपर खुलने की हम तैयारी कर रहे हैं। 11,750 के ऊपर खुलने के बाद आपको शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। 11,750 के ऊपर अगर 5 मिनट बाजार टिक गया, क्योंकि आप देखिए पिछले 2-3 सेशन से 11,750 पर आकर हम अटक रहे हैं। 3 दिनों का हाई 11,750 और एक बार 11,750 पार किया तो निफ्टी में 50 पॉइंट की 75 पॉइंट की तेजी वहां से और बनेगी, ये मानकर चलिए। तो 11,750 आपके लिए बड़ा लेवल है शुरुआती कारोबार के लिए। 11,850 ऊपर तक की रेंज आपकी निकल कर आती है। बैंक निफ्टी 24,650 24,825 ये बैंक निफ्टी की दिन की छोटी रेंज है और इसके नीचे की रेंज जो है अब शिफ्ट होकर 24,475 24,550 की निकल कर आती है। और उसमें भी अगर आपको बहुत बड़ी रेंज चाहिए इलेक्शन के हिसाब से तो 24,250 24,350 रॉक बॉटम सपोर्ट के तौर पर अब बैंक निफ्टी में काम करेगा, जो काफी दूर है इसलिए मैंने दिया नहीं। ऊपरी स्तरों पर 25,150 25,225 ये रुकावट वाली रेंज है। कल आपने 25,139 का हाई बनाया, 25,232 का हाई आपका 31 अगस्त का है, 25,232 जो आपने 16 मार्च के बाद का हाईएस्ट लेवल 25,232 का है। एक बार उसे पार करेंगे तो फिर वहां से दीप 400 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी है। इस चीज को बोर्ड लेटर में अंडरलाइन करके सुन लीजिए और ध्यान से लिख लीजिए। 25,232 इस लेवल को पार करने के बाद बैंक निफ्टी आराम से 25,450 से 25,650, उसके बाद मेरा टारगेट जो निकल कर आता है वो 25,600-650 के आसपास का निकल कर आता है। यानी कि 25,250 को पार करने के बाद 300-400 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन बन सकती है शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी के चलते। ये आपके लिए ऊपर का वो लेवल है और वहां पर आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। ये आपके लिए बड़ी रेंज हो गई। अब आज की दिन की रेंज आपको दे दूं, निफ्टी 11,650 11,750 दिन की छोटी रेंज है। 11,750 के आसपास कहीं हम खुलने चाहिए। मेरा ये मानना है 11,725 से 11,750 की रेंज में हम खुलेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। 11,600 से 11,825 ये दिन की मीडियम रेंज मानकर चलिए और 11,550 से लेकर 11,875 दिन की बड़ी रेंज हाथ में रखिए। बैंक निफ्टी 24,775 25,125 ये आज के दिन की छोटी रेंज है। 24,650 से 25,225 ये दिन की मीडियम रेंज होगी और 24,550 से 25,450
24,550, 25,450, ये 900 पॉइंट की रेंज जो है ये आज के लिए दिन की आपकी बड़ी रेंज होगी दीप। तो ये रेंज है जिसे आप ध्यान में रख लीजिए जी। बिल्कुल अनिल जी, तो ये है कुछ अहम लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी है। सर एफआईएस की पोजीशन तो आपने बताई दी, पीसीआर और विक्स में थोड़ी सी बढ़त हुई है, वहां से क्या समझना चाहिए, और साथ ही जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? पीसीआर कंफर्टेबल है, विक्स कंफर्टेबल है, एफआई नेट लॉन्ग बढ़ ही गए, परफेक्ट है। बैंक निफ्टी की रेंज जब आज आप नोट करें तो एक ध्यान में रखिए, नीचे की रेंज में सारे लेवल 24,000 की रेंज में है, ऊपर की रेंज में सारे लेवल 25,000 की रेंज में। तो इससे आपको लेवल ध्यान रखने में आसानी होगी, क्योंकि कल ही 25,000 के पार निकला और अब पहली बार 25,000 के ऊपर की रेंज के लेवल आ रहे हैं, ताकि आप ध्यान में रख पाएं। जहां तक एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन का सवाल है, स्टॉप लॉस थोड़े दूर है, 11,550 इंट्राडे के लिए होता है और 11,640 क्लोजिंग बेसिस पर। हम लगातार ये कह रहे हैं 11,650 के नीचे बंद हो तो ही ट्रेंड न्यूट्रल होगा। और आप देखिए दीप 3 दिन से 11,650 के नीचे बंद नहीं हो रहा, खाली शुक्रवार को 11,642 थोड़ा सा बंद हुआ, वो भी एडजस्ट होकर, अदरवाइज तो 11,670 के आसपास उस दिन भी बंद हुआ। तो क्लोजिंग बेसिस पे 11,650 को होल्ड कर रहा है, ये एक अच्छी बात है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस मैं बहुत छोटा दे रहा हूं, 24,750 का, बस छोटा ही रखिए, 125-150 पॉइंट का, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस आपको रखना नहीं है। और क्लोजिंग बेसिस पर जरूर दूर आएगा 24,450 का, अब उसके नीचे बंद हो तो आप बैंक निफ्टी की तेजी की पोजीशन खत्म करें। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है, होनी नहीं चाहिए कायदे से, फिर भी है तो 11,750 या 11,775 जो आपको ठीक लगे वो स्टॉप लॉस रख लीजिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक ही स्टॉप लॉस 25,000, अब 25,000 के पार निकल कर टिके अगर आज ऊपर खुल जाए फिर शॉर्ट रहने में समझदारी है नहीं। और बहुत फिर भी आपको लगता है नहीं मैं तो रखूंगा ही, तो 25,250 आखिरी उम्मीद के तौर पर रख लीजिए, अदरवाइज निकल जाने में समझदारी है। नई पोजीशन जो बनाना चाहते हैं वो मैं आपको बता दूं, निफ्टी पर नई पोजीशन आपको बनानी है 11,640 के स्टॉप लॉस के साथ, 11,750, 11,775, 11,825 और 11,875, ये 4 टारगेट रखिए निफ्टी के लिए खरीदारी करने के लिए आज से दीप ऊपर की तरफ। और बैंक निफ्टी पे आपको जो रखना है, और निफ्टी जो अगर आप बेचना चाहते हैं, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि कहां पर बेचें। 750, 775 पहला हल्की रुकावट का लेवल है, बट लगता है वो तो पार कर जाएगा। तो अब ऐसे में 11,825, 11,875 ज्यादा सेफ जोन लगता है। मैं आपको सेफर साइड पे 11,800 से 11,850 की रेंज दे रहा हूं, जिस रेंज में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 11,900 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 11,775 और 11,750, 11,725, इन 3 टारगेट के लिए दीप आपको करनी है बिक वाली निफ्टी में जी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कुछ अहम लेवल्स जहां पर आपको नई पोजीशंस बनानी चाहिए। बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे सर, अगर नई पोजीशंस बना रहे हैं आज 25,000 के ऊपर, किन लेवल्स पर नजर रखेंगे आप? 24,750 या 24,650 आपको जो ठीक लगे वो स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बैंक निफ्टी में खरीदिए। 25,000, 25,125, 25,225, ये 3 छोटे टारगेट हैं। 25,225, 250 पार किया तो फिर 25,325, 25,450 और 25,650। मेरा फाइनल टारगेट 25,650 का निकल कर आता है, डेटा के लिहाज से जाएं। उससे पहले 25,500 चूंकि बड़ा ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, तो 25,450 से 25,650 की रेंज में कहीं जाकर एक बार बैंक निफ्टी टॉप बनाना चाहिए, एक बार का वहां तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिए। अब आइए बैंक निफ्टी जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, 25,450 से 25,650 की रेंज है जहां पर आपको शॉर्ट करना चाहिए बैंक निफ्टी को 25,700 के स्टॉप लॉस के साथ। 25,350, 25,250, 25,150 और 25,000, ये 4 टारगेट आप नीचे की तरफ के लिए रखिए बैंक निफ्टी पर, अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हो। अब एक एग्रेसिव ट्रेडर्स जो कोई चांस लेना चाहते हैं, अगर सीधा बैंक निफ्टी वहां खुल जाए तो, अगर गैप से ना खुले तो ना बेचे, सीधा वहां खुल जाए तो आप 25,200, 25,250 की रेंज में एक बार बेच सकते हैं चाहे तो। ये रिस्की ट्रेड है, एग्रेसिव ट्रेड है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होना चाहिए, और वो होगा आपका 25,350 का। इनफैक्ट 25,350 के ऊपर फिर आप डबल भी कर लीजिए, काट कर और भी ले लीजिए, और ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे आए तो खरीदने का मौका देखें। लेकिन एक बार 25,200, 25,250 हल्की रुकावट का लेवल है, और वहां पर एग्रेसिव ट्रेडर हैं चाहे तो एक चांस लें, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है, स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते और जल्दी से काटना नहीं जानते हैं, तो फिर आप छोड़ दें, ये आपके काम की चीज नहीं है। बट अदरवाइज चांस लेना चाहें तो एक वो हल्की रुकावट का लेवल जरूर नजर आता है जी दीप।
बिल्कुल, थोड़ा ध्यान से पोजीशंस बनाइएगा, स्पेशली अगर आप शॉर्ट ले रहे हैं ऐसे बाजार में मोमेंटम के खिलाफ स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सर, एफआईएस के डेटा तो आपने विस्तार में समझा दिए हैं, बाकी डेटा से क्या समझना चाहिए, स्पेशली जो वायदा कारोबार के डेटा न्यूट्रल रखें आज के लिए? वायदा कारोबार में निफ्टी में 9 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में कम हुए हैं और ये शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है दीप, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है। डिस्काउंट में था निफ्टी 4 पॉइंट जो बढ़कर 12 पॉइंट प्रीमियम में आ गया। बैंक निफ्टी में भी प्रीमियम 23 पॉइंट से बढ़कर 38 पॉइंट हुई। तो शॉर्ट कवरिंग के संकेत साफ तौर पर इंडेक्स में दिख रहे हैं। जो अहम लेवल है आज के लिए सपोर्ट के तौर पर तुरंत 11,700 का होगा। 11,700 के पुट पर 10 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 15 लाख शेयर हैं, आप उसके ऊपर खुल रहे हैं तो हल्की फुल्की। लेकिन बैंक निफ्टी में अब भी डेटा कम है, 15 लाख शेयर ही 11,800 के कॉल पर है, तो 15 लाख 16 लाख कोई ज्यादा पोजीशन है नहीं। तो निफ्टी में कोई खास अभी भी डेटा बने नहीं है, मुझे लगता है आज से बनना शुरू होंगे। बैंक निफ्टी में भी डेटा कम है, आप देखिए 24,000 का कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, वहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 9 लाख शेयरों का, वो बहुत दूर है, यहाँ से 900 पॉइंट दूर है। 24,500 ज्यादा पोजीशन नहीं, 4 लाख शेयरों की है। 25,000 5 लाख शेयर है। एक ही चीज है दीप जो बैंक निफ्टी में काम का डेटा है आज के लिए, वो ये अगर 25,000 को पार करके बैंक निफ्टी टिकता है तो लगभग 16 लाख शेयर ऐसे हैं बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट होंगे अभी, और वो शॉर्ट कवरिंग के लिए आ सकते हैं। 16 के 16 लाख तो आने से रहे, 2-3 लाख शेयरों की शॉर्ट कवरिंग जरूर हो सकती है। तो 25,000 पार करने पर 16 लाख शेयर जो कॉल राइटर्स हैं वो रिस्क पर होंगे, तो थोड़ी वहां से आ सकती है। ऊपर में जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वो 26,000 पर आता है सीधा, और वो आता है 8 लाख शेयरों का। तो डेटा दोनों में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिलहाल कम है, थोड़े और डेटा बनने का इंतजार हमें करना होगा। जी दीप। बिल्कुल, तो डेटा थोड़े कम है, और डेटा आएंगे जैसे जैसे सीरीज प्रोग्रेस करेगी तो नजर रखेंगे, बट ये कुछ अहम लेवल्स हैं जहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आपको बता दें आज और कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। थोड़ी देर में वरिंदर बंसल के साथ भी रिजल्ट एक्सरे पर बातचीत होगी, कई सारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स पर एनालिसिस करेंगे, पर उससे पहले कुशल, वरुण, मानसी और आशीष हमारे साथ तैयार हैं स्टॉक्स बताने के लिए। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताइए आज ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। अब देखिए यहाँ पर नतीजों के लिहाज से आज फिर से अहम दिन होने वाला है, जिसमें अदानी पोर्ट्स और सन फार्मा के नंबर्स आते हुए दिखेंगे निफ्टी से। साथ ही एफ&ओ स्पेस में आपको नजर रखनी है पीवीआर, मुथूट फाइनेंस, डाबर और गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। साथ ही कुछ एक और अहम इवेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है सुप्रीम कोर्ट में आज जो लोन मॉरेटोरियम पर सुनवाई होने वाली है, वहां से क्या नतीजे निकल कर आते हैं, बैंक्स और जो एनबीएफसीज हैं उनके लिए क्या इंप्लीकेशंस बनती है, इस पर नजर रखिए। साथ ही टाटा मिस्त्री मामले में आज अंतिम सुनवाई हो सकती है, और इसके अलावा अजंता फार्मा पर भी आपको फोकस रखना है, क्योंकि बाईबैक पर जो है आज कंपनी बोर्ड बैठक करने वाली है। उसके अलावा पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स आए हैं मेरे पास कुछ, जिसमें एनटीपीसी अगर आप देखें तो इनके नंबर्स मिले जुले दिख रहे हैं। मुनाफा जो है करीब 7% बढ़कर 3500 करोड़ पर आता दिखा है, हमारा अनुमान 3000 करोड़ का था, तो यहां पर बीट है। वहीं मार्जिन अगर आप देखें तो हमारा करीब 30.5% का अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी ने 29.1% मार्जिन पोस्ट किए हैं, तो इस लिहाज से ये मिले जुले रहे हैं। पर यहां पर जो बाईबैक का ऐलान किया था इन्होंने, तो वहां पर उसकी प्राइसिंग आ गई है 115 रुपए प्रति शेयर के भाव पर, जो है इन्होंने करीब 2275 करोड़ का बाईबैक का ऐलान किया है। हमने अभी आपको बताया था कैलकुलेशन करके करीब 100 से 110 का रेंज जो है बाईबैक की हो सकती है, तो ऑलमोस्ट उस हिसाब से ही ये बाईबैक की प्राइस आती हुई दिखी है। 13 नवंबर जो है बाईबैक की रिकॉर्ड डेट है। एफ&ओ स्पेस से अगर आप देखें तो कैडिला के नंबर्स अनुमान से बेहतर रहे हैं। यहां पर मुनाफा जो है ऑलमोस्ट 107 करोड़ से बढ़कर 473 करोड़ होता हुआ दिखा है, हमारा अनुमान 418 करोड़ का था। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स में 4% का इजाफा के साथ 22.6% पर ये आते हुए दिखे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस 21.2% की थी। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट नंबर्स कंसोलिडेटेड आधार पर काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। आय जो है करीब 31% बढ़ी है 1723 करोड़ पर। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है क्वार्टर बेसिस पे 30 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ ये होता हुआ दिखा है। पीएनबी नंबर्स मिले जुले रहे हैं, यहाँ पर इनकी जो जीएनपीए है 14.1% से घटकर 13.4% रही है, और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है 308 करोड़ से बढ़कर 621 करोड़ होता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान जो था मुनाफे का वो करीब 2038 करोड़ का था। तो सिक्वेंशियली अगर आप देखेंगे तो नंबर्स जो है मिले जुले आप कह सकते हैं। ओके, चलिए वरुण के पास भी चलते हैं और जान लेते हैं कुछ और स्टॉक्स के बारे में। गुड मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए सबसे पहले तो सिटी यूनियन बैंक, इस कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे अच्छे हैं।
मुनाफा करीब 12-12.25% बढ़ा है, 140 करोड़ से बढ़ के 158 करोड़ पे। और एनपीएस में सुधार आया है, 3.9% से गिर के 3.4% पे आया है। हालांकि कंपनी को प्रोविजनिंग जो है अपनी बढ़ानी पड़ी है। ऑन मोबाइल ग्लोबल यहाँ पे नतीजे कमजोर है, कंपनी के जो मार्जिन से 14% से गिर के 9.8% पे आया है और कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 37% की गिरावट हुई है। त्रिवेणी टर्बाइन यहाँ भी नतीजे कमजोर है क्योंकि कंपनी के जो मार्जिन है वहां तो सुधार हुआ है लेकिन मुनाफा करीब 51% गिरा है, 50 करोड़ से घट के ये करीब 24 करोड़ पे आया है। खबरें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आज आरसीएफ का स्टॉक जो है आपके रडार पे होना चाहिए क्योंकि आने वाले रबी सीजन के लिए इंडिया काफी हद तक जो यूरिया है उसको इंपोर्ट करने वाला है। इस साल पहले एस्टिमेट था कि 43 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास इंपोर्ट होगा, लेकिन अब ये 48 लाख मेट्रिक टन के आसपास इंपोर्ट करने वाले, यानी कि जो इंपोर्ट है वो इंडिया बढ़ाने वाला है और इसमें आरसीएफ अहम भूमिका निभाएगा जो करीब 10 लाख मेट्रिक टन के आसपास इंपोर्ट करने वाला है और जल्दी इसके लिए टेंडर फ्लोट किया जाएगा। साथ ही साथ एमएमटीसी जो है वो भी यहाँ इंपोर्ट करने वाला है। तो दोनों कंपनियों को आपको अपने रडार पे रखना है। टाटा मोटर्स अक्टूबर की जो कुल बिक्री के आंकड़े हैं वो आ चुके हैं, 52,132 यूनिट्स जो है इस कंपनी ने बेचे हैं। बेसिकली 41,354 यूनिट से बढ़ के आया है, तो एक अच्छी बात है। घरेलू बिक्री में करीब 27% के आसपास की बढ़त हुई है और सीवी बिक्री जो है उसमें करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा L&T, इस कंपनी को फिर से एक बार बुलेट ट्रेन का ऑर्डर मिलने की तैयारी है। यहाँ पे जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का C6 पैकेज है वो मिलना इस कंपनी को तय है। इस ऑर्डर की जो कीमत है कुल करीब 7,300 करोड़ के आसपास है। तो इसके पहले 25,000 करोड़ का एक ऑर्डर और अब 7,300 करोड़ का दूसरा ऑर्डर जो है वो मिलना तय है। इसके लिए L&T आपके रडार पे होना चाहिए। बिल्कुल नजर रखिए इस स्टॉक पर और ऑर्डर विंस पर भी भरोसा रखिए। इसके अलावा भी कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए। मानसी से जान लेते हैं कौन से वो स्टॉक्स। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। कैडिला हेल्थ केयर से शुरुआत करेंगे। कोविड-19 की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल जो है वो पूरा हुआ है। फेज 1 का क्लिनिकल ट्रायल पूरा होता हुआ दिखा है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज एसईसी यानी कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रेमडेसिविर की फुल मार्केटिंग ऑथराइजेशन की अर्जी जो है उसे खारिज कर दिया है। कंपनी ने दवा को रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी के उपयोग की श्रेणी से हटाने की मांग की थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन को केवल इमरजेंसी यूज से हटाकर रेगुलेटरी अप्रूवल देने की मांग यहां पर की गई थी और इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रेस्ट्रिक्शंस हटाने की जो अर्जी थी इसे अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने खारिज किया, तो इसके चलते फोकस में रहेगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 6 नवंबर को कंपनी एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है। नॉन कोर एसेट के विनिवेश पर इस बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड, बेन कैपिटल ने पिरामल ग्लास के लिए $90 करोड़ की बोली लगाई है। आपको बता दें इससे पहले ब्लैकस्टोन ग्रुप ने करीब $80 करोड़ का एक बाइंडिंग ऑफर दिया था और पिरामल ग्रुप जो है वो करीब $100 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यूएशन है उसे सीक कर रहा है। तो इसी के चलते बेन कैपिटल की तरफ से जो 90 करोड़ की बोली लगी है वो ताजा खबर है। येस बैंक 32,344 करोड़ के एनपीए जो है उसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचने की योजना बना रहा है। प्रक्रिया के लिए अर्नस्ट एंड यंग को नियुक्त किया गया है जिसके चलते फोकस में येस बैंक रहेगा। एनसीसी ऑर्डर के चलते फोकस में है। अक्टूबर महीने में करीब 833 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। कोल इंडिया की सब्सिडरी से ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। बल्क डील्स हैं 2, प्रीमियर एक्सप्लोजिव और फोर्टिस हेल्थ केयर। प्रीमियर एक्सप्लोजिव पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 2 लाख शेयर 115 रुपए प्रति शेयर के दाम पर बेचे हैं। वहीं फोर्टिस हेल्थ केयर में WF एशियन स्मॉलर फंड ने करीब 80 लाख शेयर 125 रुपए 5 पैसे के दाम पर बेचे हैं। ओके, कुछ फंड एक्शन और कई सारे खबरों वाले स्टॉक्स। आइए आपको बता देते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पर नतीजे आए थे और ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से अगर आप देखें तो मान रहे हैं कि कलेक्शन एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। रिटेल जो पोर्टफोलियो वहाँ पर प्रदर्शन बहुत बढ़िया है, लेकिन बिल्डर बुक को लेकर अभी भी कुछ चिंताएं हैं। लेकिन जो ब्रोकरेज हाउस हैं ज़्यादातर जो है पॉजिटिव भी नजर आ रहे हैं। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 2100 से बढ़ाकर 2300 रुपये कर दिया है।
मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 2545 रुपए के लक्ष्य के लिए, 2022 रुपए जो है कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा बंधन बैंक यहां पर भी नतीजे आए थे, नतीजे बढ़िया देखने को मिले थे। सीएलएस से खरीदारी कराए दे रहे हैं, लक्ष्य 400 से बढ़ाकर 430 कर दिया और इनका भी मानना है कि एसेट क्वालिटी में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है और आगे जाकर मार्केट शेयर के गेंस भी देखने को मिलेंगे। नोमिरा भी खरीदारी कराए दे रहे हैं 375 के लक्ष्य के लिए, गोल्डमैन सैक्स ने भी खरीदारी कराई दी है 442 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा रैमको सीमेंट्स यहां पर नतीजे अनुमान से बेहतर देखने को मिले, लेकिन सीएलएसए का मानना यह है कि ऑलरेडी स्टॉक में इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिली कि अब वैल्यूएशन महंगे है और सभी अच्छी खबरें डिस्काउंटेड है, जिसके चलते यहां पर इन्होंने लक्ष्य में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की। आप देखिए लक्ष्य जो है 685 से बढ़ाकर 805 कर दिया, बिल्कुल 805 ही कल की क्लोजिंग है। और लेकिन इन्होंने जो रेटिंग है उसे अपग्रेड कर दिया है, बिकवाली के राय को बदलकर अभी माफ कीजिएगा अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। इसके बाद कैडिला हेल्थकेयर यहां पर भी नतीजे आए, सीएलएसए की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 525 से बढ़ाकर 540 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो मुनाफा जो कंपनी ने दर्ज किया है वो इनके अनुमान से 33% अधिक है। जी एंटरटेनमेंट यहां पर भी नतीजा है, लेकिन इससे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर की जो चैनल आप देख रहे हैं और जी एंटरटेनमेंट एक ही समूह की कंपनी है। सीएलएसए की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 280 रुपए के लक्ष्य के लिए, 183 जो है कल की क्लोजिंग है और इनका मानना है कि आगे जाकर और भी बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी कंपनी की ग्रोथ में और जो आय का आंकड़ा आया है वो इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिला है। एनटीपीसी के नतीजा है, बायबैक भी आया है, जिसके चलते आप देखिए यूबीएस की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 125 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि मौजूदा भाव के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन आकर्षक हैं। एस्कॉट्स के कल शानदार नतीजे आए थे, एचएसबीसी की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1390 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1229 जो है कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि रिकॉर्ड मार्जिन कंपनी ने दर्ज किया और आगे जाकर भी ग्रोथ की पूरी संभावना नजर आती है। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है टाटा मोटर्स पर सिटी की रिपोर्ट है, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 165 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि सीवी वॉल्यूम्स थोड़ी फ्लैट है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अगर आप देखें तो कंपनी का मजबूत प्रदर्शन रहा। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे नतीजों के सीजन में वरिंदर के साथ। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, और शुरुआत मेरे फेवरेट रिजल्ट वाले सेगमेंट के साथ, जहां पे नतीजे हों अच्छे और वैल्यूएशंस हो सस्ते या ठीक, जहां पर इन्वेस्टमेंट के आपको मिलते हैं बेहतर मौके। तो शुरुआत वहीं से करिए वरिंदर, बताइए कौन से रिजल्ट्स ऐसे हैं आज? गुड मॉर्निंग सर। ये वाला जो कंपनी है ना सर, ये सस्ता नहीं है, I'll put that up front, बट इस जैसे नंबर भी किसी कंपनी के आते नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट रामको सीमेंट्स। आई थिंक नंबर आप किसी भी लिहाज से देख लीजिए, नंबर्स वर फैंटास्टिक। दे वर नॉट एट ऑल, इट वाज वेरी वेरी बिग बीट जो कोई भी सीमेंट एनालिस्ट को कवर कर रहा था। अभी आप देखिए सर, उसका एबिटा 49% ऊपर है, पैट 42% ऊपर है, रियलाइजेशन 17% इंप्रूव हुई है सर। और इंपॉर्टेंट क्या है सर इसमें, एबिटा पर टन इस कंपनी का 1950 आया, 1950 कंपेयर टू सर अल्ट्राटेक 1350 है, अंबुजा 1200 है, एसीसी 1000 है। सो आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, इस कंपनी के नंबर्स बहुत जबरदस्त आए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा सर कि अगर आपको रामको सीमेंट्स महंगा लगता है, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, हालांकि जेफरीज ने उसका आज FY21 का EPS 60% बढ़ा दिया है और 1000 रुपये उसका टारगेट प्राइस है, वो अलग चीज है। बट ऑनेस्टली अगर आपको इस कंपनी में हिस्सा लेना है तो आई थिंक रामको इंडस्ट्रीज इज अ वेरी वेरी चीप ऑल्टरनेटिव अवेलेबल इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ रामको सीमेंट्स। उस पर बाद में कभी बात कर सकते हैं हम लोग। दूसरा सर कंपनी जो अच्छा आया था, कोरोमंडल वाज रिपोर्टेड ड्यूरिंग द रिजल्ट्स, ड्यूरिंग द अर्निंग्स, कल मार्केट आज में आ गया था। AI इंजीनियरिंग के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं सर। इट्स अ कंपनी जो इंडस्ट्रियल सीमेंट प्लांट्स जो बनाती है। एबिटा 24% ऊपर था, सेल्स 7% ऊपर थी। बहुत महंगा स्टॉक नहीं है, 20% ROC करता है सर, 25 टाइम पे ट्रेड करता है। सो ऑनेस्टली अच्छे नंबर आए थे, पर कोई ऐसा तोड़फोड़ नंबर नहीं आया कि जो बहुत 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 सस्ता है सर। रीजनेबल वैल्यूएशंस, बट रामको सीमेंट्स वाया रामको इंडस्ट्रीज कुड बी प्लेड। ओके, रामको सीमेंट ये सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स, जहां पर वैल्यूएशन भी ठीक है और रिजल्ट्स हैं दमदार। रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशन महंगे, ऐसे भी स्टॉक्स हैं आपकी लिस्ट में आज? सर एक और कंपनी है, सॉरी, आई थिंक एस्कॉर्ट्स, क्योंकि उसका कॉन्कॉल कल हुआ था बाद में, तो आई थिंक उसके कमेंट्स बहुत शानदार है सर। उन्होंने गाइडेंस इंप्रूव कर दी है। पहले वो सिंगल डिजिट बोल रहे थे, अभी वो डबल डिजिट बोल रहे हैं ट्रैक्टर्स वॉल्यूम का। सो एक वो कंपनी हो सकती है आज रडार पे।
और उनका वैल्यूएशन उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना बहुत बड़ी एमएनसीज करती रहती हैं। एनीवेज कमिंग टू योर क्वेश्चन सर, कि जो अच्छे रिजल्ट्स हैं बट एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है, उसमें वर्लपूल इंडिया आता है सर। मैं आपको पहले भी वर्लपूल इंडिया और वर्लपूल यूएस का एग्जांपल दे चुका हूं। तो नंबर्स इसके अच्छे आए थे सर। सेल्स 15% ऊपर थी, एबिटा 28% ऊपर था, प्रॉफिट भी 5% ऊपर था। एक्चुअली मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट क्या था ना सर, जो उसके ग्रॉस मार्जिन है वो किस तरीके से गिरे हैं। ग्रॉस मार्जिन वर डाउन 400 बेसिस पॉइंट टू 38%। और अगर आप दूसरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस प्लेयर्स देखें जिन्होंने रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं इस बार, उनके सब पे ग्रॉस मार्जिन ज्यादा है। यहाँ तो बहुत ज्यादा प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है या प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, आई डोंट नो, देयर इज सम रीजन। एज आई सेड 80 टाइम पे ट्रेड करता है सर, टीटीएम में 80 टाइम पे ट्रेड करता है। नॉट एन एक्सपेंसिव स्टॉक बट गुड सेट ऑफ नंबर्स, डिसअपॉइंटिंग ऑन द ग्रॉस मार्जिन्स। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और रिजल्ट्स। अच्छा, अब ये बताइए कि जहां रिजल्ट्स आपको कमजोर नजर आ रहे हैं वो कौन से? सर तो ऑरेकल के नंबर, कंसिडरिंग जो हमने देखा आईटी पैक में, कंसिडरिंग कि आईटी के रिजल्ट्स इतने स्ट्रांग आ रहे हैं, इंडियन आईटी कंपनी से बोलना चाहूंगा, और ये एमएनसी आईटी कंपनी का नंबर उतना स्ट्रांग नहीं आया। अगर मुझे कंपेयर करना है हमारी भारतीय कंपनियों के साथ, तो ऑरेकल का सेल्स 10% नीचे था। मैं क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। एबिटा 16% नीचे था, प्रॉफिट 18% नीचे था। ये हमेशा सर 10-15 प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे, लास्ट अगर आप 5 साल का भी देखें तो दैट इज हाउ दिस कंपनी ट्रेड्स 10-15 टाइम पे। अभी ये 17 टाइम पे ट्रेड कर रहा है सर। सो नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव, नॉट वेरी वेरी चीप, सो रीजनेबल वैल्यूएशन। केईआई इंडस्ट्री सर, ये पावर सेगमेंट में कुछ ना कुछ हो रहा है सर। अब केईआई ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि ये टॉप among the top 4 companies in the cable market में है और EPC player in the power T&D। नंबर्स इस बार अगर आप हेडलाइन नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स आपको स्ट्रांगली दिखेंगे, क्योंकि सेल्स 16% नीचे था, प्रॉफिट 10% नीचे था। बट अगर आप किसी एनालिस्ट की रिपोर्ट पढ़ेंगे सर, तो उनके हिसाब से कि इनके जो नंबर्स है मच बेटर देन देयर एक्सपेक्टेशंस है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे खराब नंबर्स आएंगे। जैसे जेफरीज बोल रहा है कि उनका जो एबिटा रिपोर्ट किया कि इंडस्ट्रीज का 48% अबव देयर एक्सपेक्टेशंस है। मैंने इसको क्यों रखा है सर? बिकॉज सस्ता स्टॉक है, 12 टाइम पे ट्रेड करता है, 2 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, और 28% आरओसी है। एक चीज जो आपको देखनी है वो है डेटर डेज या वर्किंग कैपिटल आप बोल लीजिए। तो वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है इस कंपनी का सर। इस बार डेटर डेज 23% ऊपर थे, तो चेक कीजिए कि वो नॉर्मलाइज होते हैं कि नहीं होते आगे जाके। ओके, तो ये है केआई इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स। लेकिन जहां रिजल्ट्स भी कमजोर और शेयर भी हैं महंगे, वो बताइए। सर कुछ कंपनीज हैं जैसे मुझे नहीं समझ आता उनको इतना वैल्यूएशन क्यों मिल जाता है। फाइन ऑर्गेनिक्स देखिए सर, आप प्राइस अर्निंग पे देखेंगे तो 50 टाइम पे है, मार्केट कैप टू सेल्स देखेंगे तो 10 टाइम पे है। नंबर्स इस बार ऑनेस्टली बहुत खराब थे। एबिटा 21% नीचे था, प्रॉफिट 45% नीचे था सर। सो आप 10 टाइम्स सेल दे रहे हो इस कंपनी को। 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है सर, कोई सस्ता नहीं है। 32% आरओसी करता है, ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग कंपनी, बट नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी की बहुत सस्ता है, जैसे केआई इंडस्ट्रीज बहुत सस्ता है, नंबर बुरे हैं, चलो ठीक है, वो बॉटम बना सकता है। तो डिसअपॉइंटेड विद दिस कंपनी। नारायणा हृदयालय सर, नंबर्स वर नॉट ग्रेट एट ऑल। आई एम श्योर आपने देखा होगा इस बार नेट लॉस किया कंपनी ने। एबिटा 78% नीचे था, सेल्स 27% नीचे थी। ऑफ कोर्स क्वार्टर इंप्रूवमेंट हुआ है सर, बट अगेन एज आई सेड कि अगर आपको किसी भी पैरामीटर पे देखना चाहे, वो प्राइस अर्निंग हो, प्राइस टू बुक हो, 6-7% का आरओसी करता है, 6 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है सर कंपनी, तो बहुत सस्ती कंपनी नहीं है। As I said, sir, आज के दिन में if I have to take something away from the results which are reported yesterday after market hours, it has to be cement. It has to be cement. It has to be cement के साथ साथ कुछ कंपनीज है जो नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, एस्कॉर्ट जैसे मैं बोल रहा था। Those are the key takeaways for me. ओके, तो ये है आपके लिए नंबर्स का पूरा विश्लेषण। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर ये रिजल्ट्स का विश्लेषण देने के लिए। लेकिन इस रिजल्ट्स में जो सबसे बेहतरीन कंपनी बताई वो है रैमको सीमेंट, और रैमको सीमेंट पिक ऑफ द सीरीज ये था शुक्रवार को हमारे राकेश बंसल साहब का। तो एक बार सभी हमारे एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं। बंसल जी, शुरुआत आप रैमको सीमेंट के साथ ही कीजिए। आपका पिक ऑफ द सीरीज, टारगेट, स्टॉप लॉस इन दमदार नतीजों के बाद 802 पर ट्रेड करता हुआ। देखिए अनिल जी, काफी बढ़िया टेक्निकल रुझान है, और यहाँ पर जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक टेक्निकली 850, 860 के स्तर इजीली दिखाने का दमखम रखता है, तो इन स्तरों पर भी खरीदारी की राय है। और 790 एक नीचे में एक अहम लेवल है। 790 का स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस रैमको सीमेंट में लगाना चाहिए।
850 से लेकर 860 के टारगेट के लिए रैमको सीमेंट पे खरीदारी की राय है। परफेक्ट। तो ये है रेमको सीमेंट जहां पर खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से आती हुई। आइए आगे बढ़ें, कुछ और स्टॉक्स पर बात करें उससे पहले जल्दी से आज की सबसे बड़ी जो ट्रिगर है उस पर बात कर लेते हैं और वो है अमेरिका के चुनाव। वीके शर्मा साहब हमारे साथ हैं इस वक्त एचडीएफसी सिक्योरिटी से, जो बड़ी गहरी और पैनी नजर ग्लोबल मार्केट्स पर रखते हैं और इन तमाम डेवलपमेंट्स पर भी। सर पहले तो ये बताएं कि अमेरिका के चुनावों से पहले जो मजबूती हुई है अमेरिकी बाजारों में उसका क्या मतलब निकालें, और चुनाव का क्या असर आप हमारे बाजारों पर पड़ता हुआ देख रहे हैं। अब आने वाले 2-4-5 दिन जो बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उसमें हमें क्या समझना है, क्या देखना है और बाजारों का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। जी नमस्ते अनिल जी, आपको और आपके सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। बहुत अच्छा लगता है जब आप खुल के बोलने देते हैं। तो मेरा यही मानना है कि मेरी पकड़ अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर है, पर उतनी गहरी नहीं है जितनी बग्गा जी की है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि पिछली बार, ये बैकग्राउंड बताना जरूरी है, दिवाली का समय था और उस वक्त मैं आपके प्रोग्राम पे भी यही बोला था कि भाई एक अभी तो मौसम ठीक है लेकिन बाद में एक यूएस इलेक्शंस हैं और उस वक्त मुझे लगता है कि ट्रम्प सब आएंगे जो बाकी लोग हिलरी का मान के बैठे थे। तो हिलरी ने पिछली बार भी उनको जो पॉपुलर वोट था वो पहले बता दूं कि शुरू से आगे थी और डिबेट्स में भी आगे रही और उसके बाद इलेक्शन वाले दिन में भी आगे थी। तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो नहीं आएंगी और उनको 2% पॉपुलर वोट ज्यादा भी मिला ट्रम्प के मुकाबले। लेकिन यूएस जहां पे विनर टेक्स ऑल वाली जो पॉलिसी है उसके तहत वो ज्यादा वोट लेकर आ गए, तो उनको जो इलेक्टोरल वोट्स है वो ज्यादा मिले। और मेरा ये मानना है कि वो चीज दोहराएगी बिकॉज 2 कारण हैं। एक तो ट्रम्प ने अकेला सिर्फ यूएस के लिए काम किया है, एक। दूसरी बात यह है कि हाल ही में जो फ्रांस में जो वारदातें हुई उससे यूएस जो वोटर है वापस एक बार सोचेगा कि भाई मेरे लिए कौन ज्यादा सुरक्षित है, कौन मुझे बेटर रख सकता है। तो उसका, हालांकि यूएस की जो इलेक्शन की वो 3 तारीख के लिए वेट नहीं करते, उनकी वोटिंग पहले से चालू रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क फिर भी पड़ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि बाजार भी ये मान के चल रहा है कि ट्रम्प साहब वापस आ सकते हैं। मेरा मानना तो पहले से भी है, बिकॉज मैं समझता हूं कि उसने जब अगर मैं अमेरिकन वोटर की तरह देखूं तो मैं तो ट्रम्प को ही वोट देता। भारतीय बाजारों के लिए देखूं तो ट्रम्प हमारे लिए सबसे अच्छा है, देश के लिए सबसे अच्छा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बाजार बात की बात है। तो मैं यही कहता हूं। और इस वक्त जो आपने जो मेन प्रश्न है कि इसमें कैसे जाएं, तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव व्यू के साथ जाएं। वर्ल्ड बाजार, अमेरिकी बाजार भी शायद यही सोचता है और उसी के हिसाब से मैं जाने की बात करता हूँ। मेरे हिसाब से ट्रम्प साहब वापस आएंगे। बिल्कुल। और सर आप जो कह रहे हैं कि मैं खुल के बात करने का मौका देता हूँ, खुल के बात करने का मौका तो सबके लिए है, लेकिन आप वाकई में खुल के बात करने के मौके का फायदा उठाते हैं, बोलते हैं बेझिझक होकर, निडर होकर, वो बड़ी बात है। और रहा सवाल जहां तक आपने कहा कि बग्गा साहब जितना आप ग्लोबल मार्केट्स नहीं जानते, लेकिन देखिए बग्गा साहब तो बग्गा साहब है, इसमें कोई डाउट नहीं। वो तो चलते फिरते विकीपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, जो कहना चाहें, जो पीडिया कहना चाहें वो कह दे। लेकिन आप जैसे ऑलराउंडर भी बहुत कम मिलेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से लेकर यहाँ के फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल चार्ट्स भी आप देख लेते हैं। एफएनओ का रोज आप ऑप्शन शाम को 7:30 बजे देखते हैं। तो इस तरह के ऑलराउंडर, मैं बोलता हूँ, ये ईमानदारी से बोलता हूँ, दिल से बोल रहा हूँ सर, ये मार्केट का नसीब है कि आप जैसे अनुभव वाले लोग हैं मार्केट में और वो रिटेल इन्वेस्टर से बात करते हैं और अपनी राय रखते हैं और उनको सही गाइडेंस देते हैं। ये बड़ी बात है सर, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी कहना चाहता हूं। आइए बढ़ते हैं आगे। कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन दिखने वाला है भरपूर और वहीं पर करते हैं आगे। 115 रुपए पर आया है एनटीपीसी का बायबैक। किरण जी जरा एनटीपीसी के चार्ट्स देखिए और बताइए। नतीजे मिले जुले हैं, बहुत अच्छे नहीं तो बहुत खराब भी नहीं, लेकिन बायबैक 115 रुपए पर। स्टॉक में थोड़ी मजबूती बनने के आसार हैं, कितनी हो सकती है ये बताइए सर। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। दीप वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए एनटीपीसी का चार्ट देखे तो एक हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहा है, एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न का फॉर्मेशन है पर ब्रेकआउट नहीं मिला है, पर पॉजिटिव मूवमेंट बिल्कुल देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि 85 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए मीडियम टर्म आउटलुक से, और मुझे लगता है 97 98 के टारगेट्स आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एनटीपीसी पर राय। आइए केडिला
कुणाल जी, इस पर आपको राय देनी है। एक तो ये कि नतीजे इसके बहुत ही मजबूत नजर आ रहे हैं, शानदार नतीजे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नतीजे के बाद एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, उन्होंने 525 से टारगेट बढ़ाकर 540 कर दिया है। और एक और बात है कि कोविड की इनकी जो दवा है उसको क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट करके फेज 1 की क्लिनिकल ट्रायल उन्होंने कोविड के लिए, ये दवा के लिए पूरा कर लिया। तो 3 अच्छी खबरें केडिला, कितना बढ़ेगा बस ये बता दीजिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी बिल्कुल बहुत सही आपने कहा कि बिल्कुल बढ़ना चाहिए। चार्ट बहुत ही शानदार है, बुलिश फ्लैग पैटर्न कल तक बन रहा था, आज उसका ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। और जैसे ही स्टॉक 420 के लेवल्स को पार करेगा, इसमें आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। ये जो फ्लैग पैटर्न है, इसका जो टारगेट बनता है वो लगभग 450 रुपए, 455 रुपए का टारगेट है। तो मेरी राय में 420 के ऊपर डेफिनेटली बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस कल के क्लोज के आसपास यानी कि 412 के आसपास रखें, ऊपर 440 450 तक की जगह दिखती। 440 450 तक की जगह ऊपर के लिए बन सकती, ये है आपके लिए। आइए वागले साहब भी हमारे साथ हैं। वागले साहब, डॉक्टर रेड्डीज पर आपसे एक राय लेना चाहता हूं। बहुत अच्छी खबर नहीं है इनके लिए, जो ये रेमडेसिविर। वागले साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तब तक एक बार डॉक्टर रेड्डीज के चार्ज पर किरण जी आप ही राय दे दें। खबर ये कि जो रेमडेसिविर के मार्केटिंग के लिए इन्हें फुल मार्केटिंग ऑथराइजेशन चाहिए था, उसकी मनाही आ गई है। उनका मतलब ये कहा गया है कि आप सीमित इस्तेमाल के लिए इस दवा को बेचें, न कि मतलब इन जनरल बोलते हैं ना कि आप आराम से बेचो, ये कोविड में काम आएगी, ये ठीक हो जाएगा। इस पर एक रोक लगाई है अथॉरिटीज ने। डॉक्टर रेड्डीज कुछ कमजोर हो सकता है, ऐसा लग रहा है इन खबरों के चलते। आपका क्या व्यू है? बिल्कुल अनिल जी, हमने लगभग 21 सितंबर से देखते आ रहे हैं कि एक अच्छी छलांग लगाने के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आ रहा है पिछले 1.5-2 महीने में। और जिस तरीके से हम 4820 का एक अच्छा सपोर्ट है, वो गैप लेवल भी है, जहां पे बड़े अच्छे न्यूज के साथ जब ये स्टॉक ऊपर चला था तो वो ब्रीच होता नजर आ रहा है। तो 4820 मेक और ब्रेक लेवल रहेगा आज के लिए। 4820 के नीचे मैं मंदी की बात करूंगा और फिर शायद काफी बड़ी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। पहला इमीडिएट सपोर्ट 4700, दूसरा सपोर्ट 4630, ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए और उधर एक बार रिव्यू लेना चाहिए। बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हो चुका है। ओके, तो ये है डॉक्टर रेड्डीज पर राय आपके लिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI, सुमित जी इस पर राय दीजिए। 6 तारीख को होने वाली है बोर्ड बैठक, नॉन कोर एसेट्स बेचने पर होगा विचार। स्टॉक इस उम्मीद में चलना तो चाहिए, और नॉन कोर एसेट्स बेची भी इसलिए जा रहे हैं कि बाद में डाइवेस्टमेंट करना है। नॉन कोर एसेट्स में होगा क्या? मेरे ख्याल से जमीन वमीन होंगी, कुछ और ऐसे प्लांट्स या इस तरह की कोई और एसेट्स होंगी जो बेची जाएंगी। चार्ट पर क्या है सीन, क्या खरीदा जाए इसे आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी देखिए, स्टॉक के अंदर वैसे तो गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन न्यूज का इंपैक्ट जब भी स्टॉक पे आता है तो वो पॉजिटिव आता है और स्टॉक्स में अपसाइड मूव देखने को मिलता है। तो 50 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मतलब कल की क्लोजिंग है। तो ये स्टॉक के अंदर जो नीचे में अभी टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर जो सपोर्ट दिखाई देता है वो 4950 के आसपास ही दिखाई देता है। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तब तो स्टॉक में फिर एक अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। तो आज मार्केट खुलने के साथ देखे, अगर ये लेवल्स होल्ड करते हैं और ऊपर में SCI के अंदर 51 रुपए 52 रुपए का लेवल टूटता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा और 55 रुपए से लेकर 56 रुपए तक का फिर अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो मार्केट खुलने के साथ 49 के स्टॉप लॉस से इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। L&T, शर्मा साहब इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर, और एक और अच्छी खबर L&T के लिए आई है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के एक और ऑर्डर के लिए 7,290 करोड़ रुपए के आसपास का जो ऑर्डर है उसके लिए ये लोएस्ट बिडर के तौर पर सामने आया, तो ज्यादा संभावना है इन्हें ही मिलेगा। L&T, क्या ये स्टॉक निवेश के लायक है इस वक्त? निवेश के तो लायक है, पर लंबी अवधि के लिए। अगर आप समझते हैं कि शॉर्ट टर्म में कुछ मिलेगा तो एक दिन के अलावा कुछ ऐसा कोई खास लंबा चौड़ा मुझे दिखता नहीं है। लेकिन एक बात कॉन्फिडेंट मैं हूं L&T के ऊपर कि यहाँ पे, और खासकर एक जो भारतीय जो नागरिक हैं उनके लिए जिनको ये बुलेट ट्रेन यूज करने का मौका मिलेगा, वो इस बात से आश्वस्त रह सकते हैं कि अन्य जो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग टीम्स के जैसे इनके कोई डिले नहीं होगा। तो इनका एक भारत को जो एसेट मिलेगा L&T के थ्रू, वो टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होगा और उसके अंदर फिर फर्दर कोई और आप बढ़ोतरी नहीं देखेंगे कॉस्ट के अंदर। तो ये इसके लिए अच्छा है।
और मैं समझता हूं कि इनको कुछ बोनस भी उसको मिल सकता है समय पर पार करने के लिए। तो एल&टी के लिए एक और ये एक तमगा है जो इनको मिला है, पर वो एल&टी लंबे अवधि के लिए ठीक है। अगर आपको फिलहाल कुछ खेलना हो तो मेरे ख्याल से सीमेंट एक अच्छा सेक्टर है जो आपको शॉर्ट टर्म में भी फर्दर रिटर्न्स बेहतर दे सकता है। सीमेंट शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है सर? नहीं सर, सीमेंट तो लॉन्ग है ना। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको सीमेंट एक अच्छे मुझे अच्छा ओके मुझे लगा शॉर्ट एकदम वो शॉर्ट शब्द दिमाग में, मैंने कहा अरे शर्मा साहब शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग, ठीक है परफेक्ट, ठीक है सर। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको तेजी करनी है तो सीमेंट शेयरों में करें, स्पेशली रैमको सीमेंट के जो दमदार नंबर्स आए उसके बाद। कुणाल जी जरा अजंता फार्मा के चार्ट पर नजर डालिए। आज बोर्ड बैठक है, नतीजे तो आएंगे ही, लेकिन नतीजों के साथ बायबैक पर भी विचार होगा। बायबैक होने के पहले बाय किया जाए या बायबैक होने के बाद? अनिल जी देखिए, चार्ट अच्छा है अजंता फार्मा का, काफी समय से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और एक अच्छी बात इस चार्ट पर यह है कि एक सपोर्ट है 1530 रुपए का, जिसको अभी तक इसने कई हफ्तों से वायलेट नहीं किया है, तो यह काफी मजबूती का सिग्नल है। मुझे लगता है कि अनिल जी इसमें बायबैक की खबर आ जाने के बाद तेजी बननी चाहिए, तो 1530 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल इन्हीं स्तरों पर बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 1700 तक की एक रैली स्टॉक में देखी जा सकती है। ओके 1730 तक की तेजी इसमें बन सकती है। आज है अहम बैठक बायबैक पर भी और साथ ही विचार होगा आज आपके लिए नतीजों पर भी।